नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ बातचीत के लिए देश के टॉप साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर वीएन तिवारी जी हैं। डॉक्टर वीएन तिवारी जी वैसे तो बीएचयू बनारस के प्रोडक्ट हैं और जो सीएसआईआर है भारत सरकार के एक बड़ी जो रिसर्च कराने वाली संस्था, उसमें इस समय नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं जोरहट में। इससे पहले डॉक्टर वीएन तिवारी हैदराबाद में थे, जो संस्था जियोग्राफिकल मामलों की रिसर्च करती है, सब्जेक्ट्स की रिसर्च करती है, एनजीआरआई। और इसी संस्था ने हाल ही में एक अपनी रिसर्च प्रकाशित की है, हालांकि वो कई साल पहले से चल रही थी रिसर्च, जिसमें ये कहा गया है कि प्रयागराज जो संगम है गंगा और यमुना, उसके नीचे एक बड़ी तीसरी नदी का अस्तित्व है, बहती थी कभी, और वो नदी केवल प्रयागराज नहीं बल्कि कानपुर तक उसका खोज किया है और बाकायदे कौशाम्बी फतेहपुर होते हुए पूरा खोज की है। और उससे एक डिबेट चल पड़ी है कि क्या ये वही सरस्वती नदी तो नहीं है जिसके बारे में हम अपने धार्मिक ग्रंथों में और पुरखों से सुनते आए हैं। आपको मैं बताऊं, 21 और 22 में हम लोगों का ये प्रकाशन आया, लेकिन काम शुरू हुआ 18 और 19 में। और उस समय मैं भी जो है वहाँ फील्ड में गया और हमारे जो वैज्ञानिक वहाँ थे कार्य करते हुए हम लोगों को एक इंडिकेशन मिलने लगा कि एक पैलियो चैनल का एविडेंस है नज़दीक में प्रयागराज के पास। हम लोगों ने अपना जो एरिया था, इन्वेस्टिगेशन एरिया, तुरंत वहाँ पर ही डिसीजन लेके बढ़ाया और कहा कि हम इसको और बड़े एरिया में देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सालों से इस तरह की जो है माइथोलॉजिकल बिलीव है कि वहाँ पर एक कोई नदी बहती थी। तो यह संयोग ही था और साथ ही साथ कोई नदी बहती थी या कुछ उसका नाम भी? देखिए, नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि माइथोलॉजी की आप बात कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि कई जगहों पे पैलियो चैनल पाई जाती हैं, जैसे हरियाणा में भी पाई जाती हैं। उसको भी कुछ लोगों ने कहा कि ये सरस्वती नदी रही होगी, हरियाणा राजस्थान की तरफ जी। तो यह नदी का यदि हमको जो हमको आज एविडेंस मिला हुआ है, इसको ये कहना कि ये सरस्वती है, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी नदी जो यमुना और गंगा के बीच में, आज के यमुना और गंगा के बीच में सदियों, कम से कम जो हम लोगों का इंडिकेशन है उससे यह है कि कम से कम 10,000 साल से पहले बहती थी और उसकी जो डायमेंशन है वो उतना ही है जितना लगभग गंगा और यमुना का है। दूसरी बात जो यह जानने, और ये वहीं विलीन हो जाती थी संगम में, ऐसा कुछ एविडेंस है या कहीं आगे भी जा सकती? जो हमारे पास जो डेटा है वहाँ से, जो हमारे सहयोगी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में साथ करके लाए, वहाँ पर हम लोगों के पास जो डेटा मिला, जो जियोफिजिकल स्टडी होती है उसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यूज करते हैं। तो जहाँ पे सिटी है या कोई अर्बन सेटलमेंट है, वहाँ पर रहने के कारण वो सिग्नल अच्छा नहीं आ पाता है। तो एक तरह से लगभग 20 किलोमीटर तक के बाद तो हम कंफर्म्ड हैं, लेकिन उसके नज़दीक भी हम लोगों को जो ग्राउंड डेटा से पता चला कि वहाँ पर भी उस चैनल के जो है एक्सटेंशन की एविडेंस दिख रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली उस फार्म में नहीं दिख रहे हैं जैसा लीनियर फार्म हम उसके 20 किलोमीटर बाद से लेके और कानपुर तक
दोनों जो है नदियों के बीच में 15 मीटर और 30 मीटर की गहराई के बीच में हम देख पा रहे हैं। इनको हम लोगों ने सारी जगहों पे ड्रिलिंग किया और जो हमको डेटा आया उस डेटा को उसमें दिखाया कि इन जगहों पर पैलियो चैनल के एविडेंसेस हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से आ, आधारित जो है यह फाइंडिंग है और इसके बहुत ही उपयोग हो सकते हैं। जैसा एक उपयोग हमने बताया, ये ऊपर की सतह से कितने नीचे है? जैसे मैं भी संयोग से कौशाम्बी का रहने वाला हूँ जी और हमारे यहाँ ये होता था कि बहुत कम गहराई में कुएं में पानी आ जाता था। तो ये इसकी गहराई कितनी है? जी, कितनी गहराई में है? ये लगभग 15 मीटर से 30 मीटर के डेप्थ पर है और ये वैरी करती है। जहाँ पर कहीं कहीं पर जो है सेडिमेंटेशन कम हुआ है तो वहाँ पर डेप्थ 10 मीटर पर ही है, कहीं पर 17 मीटर पर है। तो एवरेज यदि आप देखेंगे तो 15 से 30 मीटर के जो है बीच में है। एक सवाल मेरा ये है कि ये जो पैलियो चैनल डिस्कवर हुई है या है एग्जिस्टेंस में, इसका गंगा और यमुना से भी कनेक्ट है। तो जो गंगा और यमुना में बहुत भारी मतलब प्रदूषण ग्राउंड वाटर में हो रहा है, हमको वैज्ञानिकों ने बताया है कानपुर में और आसपास फतेहपुर में। तो ये जो ग्राउंड वाटर पोल्यूट हुआ है वहाँ उस इलाके में, तो क्या ये फिर गंगा और यमुना के से मिल के ये मतलब वहां भी जा सकता है? वो जो एक्वाफर जो गहरे में ये है आपका एक्वाफर, उसमें भी जा सकता है ये पोल्यूशन? ये बहुत ही आवश्यक बात है समझने के लिए। और इसलिए जब कभी भी जो है रिवर रिजुनवेशन की बात होती है, वो छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, जब उनके रिजुनवेशन की बात होती है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि एक वर्ड जिसको हम लोग बेस फ्लो बोलते हैं। तो जिस समय मानसून नहीं होता है उस समय ऐसा होता है कि जो नदी के जो बहाव का सतह है, ग्राउंड वाटर के बहाव के सतह से नीचे हो जाता है। तो पानी ग्राउंड वाटर से नदी की तरफ जाता है। जब नदी का बहाव का सतह जो है ज़्यादा रहता है तो वो ग्राउंड वाटर या उन जगहों पे जाता है। तो यदि हम अपने ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं जिस कारण से भी हो, तो वो साथ ही साथ कुछ समय के लिए जब हमारा बेस फ्लो, जब हम जो है लीन पीरियड में पानी गंगा यमुना में जाएगा तो वो जरूर उसमें प्रदूषण होगा। और यदि हम ब्रॉडर सेंस में सोचें तो यदि हम स्वच्छ गंगा की कल्पना करते हैं, स्वच्छ गंगा चाहते हैं, तो हमको साथ ही साथ ग्राउंड वाटर को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कानपुर और फतेहपुर जिस इलाके में खोज की है कि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे लेदर इंडस्ट्री है, बहुत सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डर से या इंस्पेक्शन के डर से वो बोरिंग करके अपना पोल्यूटर सीधे नीचे डाल रहे हैं। और इसमें यहाँ तक कि क्रोमियम, कैडमियम, ये बहुत सारी चीज़ें वो जो कैंसर करती हैं वो नीचे जा रही हैं, ग्राउंड वाटर में पहुँच रही हैं। मैं जब तक अभी डेटा ना रहे तो उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। ये तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन मैंने बात की थी साइंटिस्ट से यहाँ और इस जी पे उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड उन डेटा को देखना पड़ेगा। जब तक हम देखें ना और उसकी रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश ना करें तब तक ये कहना मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ रूल है कि जो है कैसे डिस्पोज किया जाता है। कोई इंडस्ट्री होती है तो उसको एसटीपी लगाते हैं। तो जब तक डेटा ना रहे तब तक कहना मुश्किल है। नहीं, लेकिन बिल्कुल सही बात है। अभी तो आपने उसको ग्राउंड वाटर का एनालिसिस भी नहीं करी होगी कि वो क्या है। अभी तो केवल संभावना है कि पोल्यूट हो सकते हैं, मतलब गंगा यमुना में जो प्रदूषण है वो नीचे एक्वाफर तक जा सकता है। नहीं, एक्वीफर से और नदी की कनेक्टिविटी तो हम लोगों ने इस्टेब्लिश की है कि एक्वीफर से नदी की कनेक्टिविटी है। लेकिन जो है उसमें क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने काम नहीं किया है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। तो आप और क्या सजेस्ट कर, चूंकि इसका जो संबंध है गंगा और यमुना दोनों नदियों के पुनर्जीवन से है,
तो और आप क्या सजेस्ट करेंगे इस खोज के आधार पे कि ये जो अभी इसको कैसे, जो हमारा बरसात का पानी इतना चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसको कैसे हम रोक के या किस मेथड से हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं अपने एक्वाफर्स को? देखिए, जैसा हमने आपको बताया, एक बहुत सिंपल आपको मैं लॉजिक देना चाहूँगा। एक ऐसी सतह लीजिए जैसे शीशे की हो, उसके ऊपर आप पानी गिराएंगे तो कभी भी वो शीशे के सतह से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एक बालू पर पानी गिराएंगे तो उसके नीचे जाएगा। जी। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि सतह के नीचे, जिसको हम एक्वीफर कहते हैं, एक्वीफर सिस्टम कहते हैं, उस एक्वीफर सिस्टम का हम पूरी तरह से मानचित्रण करें पूरे जगह पे। और चूंकि हमारा देश बहुत मामले में जो है भाग्यवान है, हमारे पास वैरायटीज ऑफ फूड्स हैं, वैरायटी ऑफ लोग हैं, और उससे ज़्यादा जो हमारे पास डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी है। तो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वो बदल जाती है। तो जब तक हम उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं रख सकेंगे, तब तक हम रिचार्ज प्लान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने एक काम किया था, जो कि काफ़ी अभी भी वो काम की बेसिस पे जो है बहुत काम हो रहा है, लोग एक्वीफर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। 2009 में एक हम लोगों ने पेपर प्रकाशित किया, उसमें दिखाया कि जो इंडियन रीजन है, नॉर्दर्न इंडियन रीजन, वहाँ से 30 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर लॉस हर साल होता है। और वो जो है, यदि वो लॉस हमको कहीं से रिप्लेनिश करना है कहीं से, तो उसको हम सरफेस वाटर के मैनेजमेंट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप 5 या 7 मीटर का कोई रिजर्वायर बनाते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने स्क्वायर किलोमीटर का रिजर्वायर हमको बनाना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का। और हाँ, जहाँ पे मार्जिनल फार्मर्स हैं, जहाँ छोटे फार्मर्स हैं, हम उनकी लैंड नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास एक ही संभावना है कि हम अच्छे तरह से भूगर्भ जल का प्रबंधन करें, उसके अलावा कोई हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं। रास्ता नहीं है। लेकिन ये बताएं सर, लेमैन के लिहाज से, जैसे पहले इस इलाकों में तमाम झीलें थी, तमाम तालाब थे, वेटलैंड्स थे, अब वो सब खत्म हो रहे हैं, चाहे अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों में और या खेती की वजह से। तो उसका भी असर ग्राउंड वाटर में पड़ रहा है, नीचे जो जा रहा है, कम हो रहा है। देखिए, ये बहुत सा सिंपल जो है लॉजिक है कि आपके बैंक में यदि आपका खर्च आपके इनकम से ज़्यादा है तो आप डेफिसिट में हो जाएंगे, आप लोन लेते रहेंगे। वैसे ही अभी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है, जो है वाटर लोन के बारे में, कि हम हर साल हम अपने नेक्स्ट जनरेशन से, जो हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशन है, उससे हम अब लोन ले रहे हैं पानी का। उनका पानी जो वो यूज करने वाले थे वो हम यूज कर ले रहे हैं। तो एक ही तरीका है कि हम जितना पानी हमारी आवश्यकता के लिए आवश्यक है उतना यूज करें। और उसको कैसे हम कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सलूशन नहीं है, इसीलिए कुछ साल पहले से अभी हम लोग शुरू कर दिए हैं काम करना। उसको हम बोलते हैं कपल्ड मॉडल, जिसमें हम रेनफॉल या क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज को रखेंगे, हमारा क्या उपयोग होगा, और साथ ही साथ क्रॉप भी बदलेंगे। मान लीजिए कि यदि हम जैसे आप देखेंगे तो पर कैपिटा पर केजी जो रिक्वायरमेंट है पानी का राइस के लिए, पैडी के लिए, जिसको हम बोलते हैं धान की फसल के लिए, वो कई गुना ज़्यादा है। यदि हमारे पहले मिलेट जो हुआ करते थे, ज्वार बाजरा, वो सब चीज़ें हम लोगों ने बंद कर दिया। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर में यदि हम इतना ही पानी मिलता है तो हम कौन सा क्रॉप लगाएं। और वो मैनेजमेंट सिस्टम जब तक हम नहीं लाएंगे, तब तक हम लॉन्ग रन में पानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अभी तो हम प्रमोट कर रहे हैं गन्ना, मक्का, धान और एथेनॉल भी इसी से बनाएंगे, तो अभी तो हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, जैसा हमने कहा कि ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप करें कि नहीं। हम आपको जैसा बताएं, एक हम लोगों ने एक हैदराबाद के पास एक छोटे गांव में एक पानी का ग्राउंड वाटर का प्रबंधन का काम किया। छोटूपल एक जगह का नाम है। वहां पर जो किसान थे, उनका जो है पानी नहीं रहने के कारण सब किसान शहरों में चले गए थे लेबरर का काम करने के लिए। प्रबंधन के बाद ऐसा हुआ कि उन्हीं गांवों में लोगों ने अब दो दो फसल जो है धान की उगानी शुरू कर दी, और फिर भी उनके पास पानी रह रहा है। तो वाटर तो मैनेजमेंट का सवाल है। जी, और साथ ही साथ हमको क्रॉप चेंज करते करते रहना पड़ेगा। उसके लिए आजकल इतना हमारे पास कंप्यूटेशनल पॉसिबिलिटी हो गई है, मॉडल्स हो गए हैं कि हम वो कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक जो हमारी जो नॉलेज है उसको हम एज मच यूटिलाइज करें, वो हमारे लिए अभी प्रेजेंट डे में बहुत ज़रूरत है। जी, आपने शुरू में जिक्र किया ये गंगा यमुना का द्वाब इतना बड़ा सबसे फर्टाइल लैंड दुनिया में माना जाता है, और इसमें इतना ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, और दुनिया भर की सड़कें, इतने कंक्रीट और बड़े शहर। इससे हमारी क्या असर पड़ेगा हमारी ज़मीनों पर और ग्राउंड वाटर पर? जैसा हमने आपको बताया कि ये नहीं मतलब होता है कि हम कितना तेज प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमको ये जानना है कि हमारे पास हर साल कितना पानी रहेगा। यदि हमारे पास मान लीजिए जनसंख्या बढ़ती है तो सबको घर की जरूरत है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप घर मत बनाइए। जी। हम यही कर सकते हैं कि आप घर बनाइए, लेकिन घर बनाने के साथ घर में पानी मिलता रहे उसका प्रबंधन करिए। प्रबंध हमको करा जाए जी साइंटिफिक तरीके से, और ये ही आप लोगों का काम है। अभी जी तो संगम के आसपास करीब बताया आपने, करीब 20-25 किलोमीटर का एरिया बाकी है जिसकी मैपिंग नहीं हुई, अधूरा है। तो उसके बारे में कुछ प्लान है एनजीआरआई का? अभी मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं जो जल शक्ति मंत्रालय है भारत सरकार का और प्रदेश का भी, वह इन इन जो उपलब्धियां हैं या जानकारी है, उन सबको जो है उन लोगों को बताया गया, उनको वो उसको बढ़ा रहे हैं। आपको शायद मैं शेयर करूंगा कि इस रिपोर्ट को माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में रिलीज किया है, और वहाँ के सारे विभागों को, सारे जो वहाँ के अधिकारी थे, सबको बुला के उसकी कॉपी दी गई है। तो साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम ही लोग कर रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्रालय है, दोनों भी काम कर रहा है, और उनके द्वारा जब कोई नई तकनीकी यूज करके करने के लिए होता है तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपको हम बताना चाहेंगे, वो ये है कि जब हर साल पानी रिचार्ज होता है, तो उस रिचार्ज होने के कारण बाई चांस यदि कोई कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर में होता है तो वो भी डाइल्यूट हो जाता है। यदि यदि रिचार्ज कम होगा तो कंसंट्रेशन, मान लीजिए हर साल कोई बाई चांस यदि कोई लिक्विड है जाता है, तो ओवरऑल जो है कंसंट्रेशन उस कंटामिनेंट का बढ़ेगा। लेकिन यदि हर साल रिचार्ज होगा, पानी बढ़ेगा, तो उसमें जो है उसका जो है कंसंट्रेशन, तो एक पोल्यूशन का एस्पेक्ट भी कम हो जाएगा यदि हम इस तरह की बात करें। जी। अब मैं आखिर में आपसे इसका जो कल्चरल पहलू है, क्योंकि और आपके रिपोर्ट वगैरह में भी जिक्र है कि भाई ये माइथोलॉजिकल एक नदी बहती थी, और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सरस्वती नदी हो सकती है जो लुप्त हो गई, बताए, क्योंकि त्रिवेणी संगम कहते हैं वहाँ, गंगा यमुना त्रिवेणी संगम। तो इस पे, और आपका संबंध है बनारस से, तो अदर देन साइंटिफिक रिसर्च,
आपको लगा कि इसका कुछ मैथोलॉजिकल या जो हमारे पुराने साहित्यों में जहाँ इसका जिक्र आता है ऋग्वेद वगैरह, कुछ आपने जिक्र किया, कोई चर्चा की इसमें, कोई जोड़ने की लिंक? मैं आपको बताऊं, आपके जो प्रश्न का मैं थोड़ा जवाब लार्जर डायमेंशन में देना चाहूंगा। अभी जिस संस्थान में मैं कार्यरत हूँ, CSIR के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट में, वो संस्थान एक तरह से रीजन स्पेसिफिक और सारे ब्रांचेज ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग का रिसर्च परसू किया जाता है। हम लोगों ने ये पाया कि जो ट्रेडिशनल फूड है वहाँ पर, या जो मिलेट का यूज, फर्मेंटेड फूड है, उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो उस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज थे, या जो हायरार्की, तरह से हमारे पास वेल डॉक्यूमेंटेड कोई ग्रंथ नहीं है जिसको ये बता कि ये इस तरह का था, उसमें काफी चीजें हम पाते हैं इसको साइंटिफिक रूप से वैलिडेट कर सकते हैं। तो मैं इसको सरस्वती के रूप में ना देख करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जिस तरह से उन सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक रूप से यदि हम वैलिडेट करके उसका हम अपने लिए, अपने समाज के लिए यदि हम कुछ फायदा कर पाते हैं, तो वो ज्यादा आवश्यक है। और उस तरह से शायद हम लोगों के लिए लाभान्वित करने की संभावना है। यदि हम पुराने हम बताएं, बहुत सारे लोग जो मेटलर्जी में काम करते हैं, उनसे आप बात करेंगे तो कुछ चीजें जो कुछ जगहों पे वर्णित, और उन लोगों का जो वर्णन है आज मॉडर्न डे मेटलर्जिकल प्रोसेस से वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसी तरह से हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो अ, की बातें हैं हमारे पुराने ग्रंथों में या हमारे पुराने लिटरेचर में, उसको हम देख करके हम अपने उपयोग का कोई चीज करना चाहें तो जरूर करना चाहेंगे, और इसका हमको लाभ मिलेगा, समाज को भी लाभ मिलेगा। और जो संगम है वहाँ करोड़ों लोग जाते हैं, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, माघ मेला, तो आपकी इस में मुझे लगता है काफी चर्चा होगी, स्वागत किया जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक कार्य है वो लार्जर कंटेक्स्ट में और टाइम के साथ आज नहीं तो कल वह सामाजिक उपयोग में आता है। तो हम उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं कि यदि हम लोगों का कार्य, आप अभी केवल यहाँ देख रहे हैं गंगा यमुना द्वाब के बारे में, हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करके उसका 3 डायमेंशनल मैप एरिड रीजन में बनाया, जो राजस्थान का पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, जो जहाँ जिसको हम शुष्क प्रदेश बोलते हैं। तो हमारी जो एक तरह से कहेंगे थ्रस्ट है और जो सोच है वो ये है कि इन सारी जानकारियों को जो हम खुद कर सकते हैं, अपने भारत के लोग कर सकते हैं, उसको हम कैसे अच्छे तरह से करें पानी के प्रबंधन के लिए। और मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि एक साइंटिस्ट के नाते, और चूंकि आपने जिक्र किया शुरू में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, वाटर के यूज का, वाटर की कमी का, ग्राउंड वाटर की कमी का, पोल्यूशन भी जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज से और साइंटिस्ट से और प्रशासन से कि कैसे हम ये जो हमारी संपदा है, जल संपदा, और जिसके साथ हमारा अन्न उत्पादन भी जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है,
तो इसको समृद्ध करने के लिए क्या सबको क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोग जानते हैं और मैं उसको पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि लगभग 15% से ज़्यादा जो जीडीपी है का पार्ट है वो एग्रीकल्चर से आता है भारत में। और एग्रीकल्चर का जो हमने जैसा बताया कि जो इरिगेटेड लैंड है वो 70% के लगभग ग्राउंड वाटर से है। तो हमको यह बहुत आवश्यक है कि हम पानी का प्रबंधन उचित रूप से करें और जिसमें हम ऐसे मॉडल बनाएं जिसमें हमको ये बताए कि ये इस बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं। जी, जी। और क्लाइमेट चेंज में जो बारिश का है वो पैटर्न भी बदल रहा है। तो उस कंडीशन में यदि इस बदलाव में हम जो अगले साल हमारे लिए कितनी पानी की उपलब्धता होगी, यदि हम अपने किसानों को, हम अपने यूजर्स को ये बता सकें कि आपके पास आपके गांव में इतने हजार लीटर पानी केवल उपलब्ध होगा, आप अपनी आवश्यकता उसी के अनुसार बनाएं। तो जो जन भागीदारी जिसको हम बोलते हैं, हम अपनी वैज्ञानिक जो शोध के द्वारा और वैज्ञानिक वर्ग के द्वारा यह क्वांटिफिकेशन उनको दें और उसमें जन भागीदारी हो जाए, तो हमको लगता है कि हम आगे अपने जल का अच्छा सा प्रबंधन कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर को भी सस्टेन कर सकते हैं अच्छे रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीएन तिवारी जी। ये थे डॉक्टर वीएन तिवारी, जो सीएसआईआर के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके डायरेक्टर हैं। इसके पहले एनजीआरआई हैदराबाद के डायरेक्टर थे। और डॉक्टर तिवारी का बहुत लंबा और गहरा काम है, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई और ग्राउंड वाटर से जुड़ी हुई जो विज्ञान है उसकी खोजों से। और आपने हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने जो खोज आप लोगों ने की है, आपकी टीम ने, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को जरूरत के हिसाब से फंड भी देगी और प्रोत्साहित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी। धन्यवाद।